हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पूना समझौता या पूना पैक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, पूना समझौता या पूना पैक्ट महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 में हुआ था और दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए दोनों के मध्य यह समझौता हुआ था। तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के मध्य दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था, इसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट की शर्तें क्या थी, पूना पैक्ट की कौन कौन सी बातें थीं, उसी के संदर्भ में इस छोटे से टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पूना पैक्ट क्या था, किसके किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था और इसके दोनों के मध्य पूना पैक्ट की शर्तें क्या क्या थी। तो उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हर इतिहास का हर बिंदु, हर टॉपिक जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इतिहास के हर टॉपिक्स को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जब तक आप कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते तब तक ऐसे प्रश्नों को आप कर नहीं पाते। तो इसी संदर्भ में हमारा हमेशा फोकस रहेगा हर बिंदु पे प्रकाश डालना, हर बिंदुओं को स्पष्ट करना। तो आज का भी टॉपिक इसी दृष्टिकोण से रखा गया है कि पूना पैक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट की परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, क्यों होता है, पूना पैक्ट की क्या क्या शर्तें थी, विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे स्क्रीन पे। तो चलिए इसे वैसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूना पैक्ट क्या था और भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य, दोनों के मध्य क्या क्या बातें हुई, क्या क्या शर्तें थी, उन्हीं के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करते हैं पूना पैक्ट। डिस्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी दोनों के मध्य समझौता हुआ था इस जेल में, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट, पूना समझौता जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, इसके पीछे की एक लंबी पृष्ठभूमि है। तो क्रमबद्ध हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे येरवदा जेल की अवस्थिति क्या है। जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं, येरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मानचित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बापू के सामने रो पड़े थे अम्बेडकर, यानी जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी और बापू के नाम से जो जाने जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो समझौता हुआ था येरवदा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र में, इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया चली थी, यानी लंबी एक स्टोरी है। कहने का मतलब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। तो जैसा भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा जाने जाते हैं और उन्हीं के बातों पे, उन्हीं के हितों के ध्यान में अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिए। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 की पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही तैयार हो गई थी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। तो कम्युनल अवार्ड के तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट में दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरे वोट में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोट से चुनाव जाना था, अर्थात उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग का ही चुनाव जाना था। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से कम्युनल अवार्ड के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की बातों को तरजीह दी, महत्व दिया और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलित सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। तीसरा, अम्बेडकर के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी गई अलग निर्वाचन व्यवस्था को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पंचायत की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियों को अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। पूरे घटनाक्रम की नींव में था औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप इसको जानते रहें कि इसका सही अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिक पंचायत या इसे सांप्रदायिक निर्णय भी कहते हैं। तो जिसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु। इस तरह सांप्रदायिक पंचायत के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सांप्रदायिक निर्णय, अर्थात भारत में
अलग अलग वर्गों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करना और इस तरह से ऐसा कार्य कर करके भारतीय अलग अलग वर्गों के मध्य फूट डालना था। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक प्रांचाट सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के पीछे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक दूसरा उदाहरण है। तो कहने का मतलब है अंग्रेज़ों की शुरू से ही रणनीति रही है फूट डालो और राज करो की नीति, और इसी के पीछे ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हो जिससे अलग अलग जाति वर्ग के मध्य एक प्रकार से खाई बढ़ती जाए और वो भारत को कमज़ोर करने की एक साजिश थी। तो कम्युनल अवार्ड भी इसी का परिणाम था और अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड करना था। इस निर्णय में मुस्लिम, सिख आदि की तरह ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग को भी हिंदुओं से अलग समुदाय की मान्यता दी, किंतु गांधी जी ने दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का विरोध किया। किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों को उचित मानते हुए दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल के अधिकार को सही बताया। अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात जिस तरीके से रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सम्मुख द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इतना तार्किक था, इतना तर्कसंगत था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस व्यवस्था को अपना लिया, यानी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और गांधी जी इसके विरोधी के रूप में सामने आए। अम्बेडकर ने महात्मा गांधी पर आरोप लगाया कि वे हिंदुओं और दलितों के मध्य खाई को और चौड़ी कर रहे हैं, जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों को पृथक समुदाय और निर्वाचन देना भारतीय समाज को दो टुकड़ों में बांट देगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी भी एक दूरदर्शिता रख रहे थे। उनको पता था कि इस तरह की व्यवस्था भारत को कई टुकड़ों में डिवाइड कर देगी, भारत अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाएगा। जैसे आगे चल कर के भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी तरह से अगर ऐसी व्यवस्था होती तो दलितों का भी एक अलग राष्ट्र बन जाता। और इसी मुद्दे को देखते हुए, इसी दूरदर्शिता को समझते हुए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे अम्बेडकर का, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र से भारत में दलित और हिंदुओं के मध्य खाई बढ़ जाएगी, दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। सांप्रदायिक पंचाट में पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए जाने का महात्मा गांधी ने विरोध किया था, क्योंकि वे जानते थे कि सांप्रदायिक पंचाट भारत को टुकड़ों में बांटने वाला पंचाट है और इस तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को टुकड़ों में बांटना चाहती थी, भारत की शक्ति को कमज़ोर करना चाहती थी, भारत की एकता और अखंडता को बाधित करना चाहती थी, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी आमरण अनशन शुरू कर दिए, यानी कि इसका विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते हुए जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई आंदोलनकारी आमरण अनशन करता है तो जब तक उसकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक वो अनशन करेगा, भले ही उसकी मृत्यु हो जाए या भले ही उसके प्राण को त्यागना पड़े। तो इस तरह से महात्मा गांधी भी अडिग हो गए और उन्होंने भी आमरण अनशन करना शुरू किया। यहाँ तक कि इतिहासकारों ने भी बताया है कि महात्मा गांधी की पत्नी अम्बेडकर के घर जाकर के झोली फैला के उनके प्राणों की भीख तक मांगी थी। तो इस तरह से इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे पूना पैक्ट की शर्तें, यानी पूना पैक्ट की कौन कौन सी शर्तें थीं। पहला है, इस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस तरह से दलितों के आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, 71 से 147 कर दी गई, जो महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी क्रम में विधायिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। तो इस तरह से विधायिका में भी दलितों को तरजीह दिया गया, महत्व दिया गया, उनके सीटों को आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे आने वाले समय में उनके हितों की रक्षा हो सके। यानी भीमराव अम्बेडकर ऐसे ही सिग्नेचर नहीं करना चाहते थे। पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार ही गांधी जी से उन्होंने समझौता किया था, जिससे दलितों के हितों की अनदेखी न की जा सके। तीसरा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र की सामान्य निर्वाचन सूची में दर्ज सभी दलित सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे। यह निर्वाचक मंडल प्रत्येक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मत प्रणाली के माध्यम से दलित वर्ग के 4 सदस्यों के एक पैनल का चयन करेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, इन वर्गों का प्रतिनिधित्व संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों मानकों पर आधारित था। तो इस तरह से पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार ही भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी से समझौता किया था।
वे बहुत सारे प्रेशर झेल रहे थे। यानी एक तरफ महात्मा गांधी का प्रेशर था, उन्होंने आमरण अनशन किया था और उनके जान का खतरा था। तो ऐसे कंडीशन में पूरे देश के ऊपर उनका दबाव पड़ रहा था। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती या कोई बात हो जाती तो सारा आरोप B.R. अम्बेडकर के ऊपर आता। इसलिए उन्होंने दबाव में आकर के पुनः समझौता किया था। नेक्स्ट शर्त है, प्रत्येक प्रांत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस तरह से पूना पैक्ट के माध्यम से B.R. अम्बेडकर ने प्रांतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं के आधार पर शर्तों को साइन करने के लिए विवश किया गांधी जी को। यानी उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी शैक्षिक क्षेत्र में, नौकरियों में, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके और वे दलित वर्ग अपना विकास कर सकें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण